हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 इकोनॉमिक्स एंड +1 कॉमर्स। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये टॉपिक जो है हम जो है इसको इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट चैप्टर जो है हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। First of all, we will understand what is the meaning of indifference set and indifference curve. What are its assumptions, features, or we could say properties, price line, consumer equilibrium. और उसी तरह ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है कि चैप्टर वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा, तो जो चीज आप देखना चाहते हो तो वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर एंड कस्टमाइज कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स का भी कस्टमाइज कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। Now we will understand the indifference curve analysis. देखो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही गलत असम्पशन के ऊपर बेस्ड था। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के जैसे कोई भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उससे कितनी यूटिलिटी होती है उसको हम यूटिल के अंदर मेजर कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये अनरियलिस्टिक असम्पशन थी। तो इंडिफरेंस कर्व जो है ये इस अनरियलिस्टिक असम्पशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये हिग्स का जो ऑर्डिनल कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है कि यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं कि मैं चाय को कॉफी के मुकाबले में जो है प्रेफर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट यूटिलिटी इज ऑलवेज रैंक हाई और लो, मोर और लेस, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इंडिफरेंस कर्व जो है, पहले हम इंडिफरेंस सेट का मतलब समझते हैं। देखो इंडिफरेंस, क्योंकि जब हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक्स और वाई कॉम्बिनेशन। तो इंडिफरेंस सेट इज ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो यहाँ पे हम दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक्स एंड वाई, और ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। इस वजह से कंज्यूमर जो होता है इनडिफरेंट होता है, चाहे एक कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, सबके अंदर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ही विल बी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है तटस्थ, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। इंडिफरेंस को जब हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो ये हमें एक्स और वाई के दो जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताते हैं जो कि सेम इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं और हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चार कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स, दो का कॉम्बिनेशन है एप्पल एंड ऑरेंज, एक कमोडिटी एप्पल है और दूसरी ऑरेंज है। तो ए कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि एक एप्पल है और 10 ऑरेंज है। उसके बाद हमने एक और एप्पल ले लिया तो हमने 3 ऑरेंज छोड़ दिए। उसी तरह बी कॉम्बिनेशन के अंदर 2 + 7 ऑरेंजेस है। सी के अंदर हमने एक और एप्पल ले लिया और 2 ऑरेंजेस छोड़ दिए, तो हमारे पास वहां पे कॉम्बिनेशन है 3 और 5 का। और डी के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ एप्पल एक और ले लिया, 4 हो गए, और ऑरेंज हमने पहले से एक सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे ऑरेंज का नंबर भी 4 है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है। तो इंडिफरेंस कर्व को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये चारों कॉम्बिनेशन एक ही इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं और ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, चाहे ए कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे हम बी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे सी ले ले, चाहे डी ले ले, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर जो होता है इसके बीच में इंडिफरेंट होता है। तो इसको हम इस तरह से, जो हमारा टेबल है इसको हम इस तरह से इसकी डायग्राम बना सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे हमने लेना है एप्पल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस ले लिया। इधर पे हमने 2 4 6 8 10 का ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला कॉम्बिनेशन जो है 10 + 1 का है और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है 7 और 2 का है और तीसरा कॉम्बिनेशन जो है 5 और
3 का है और जो चौथा कॉम्बिनेशन है 4:4 का है। तो उन सारे बिंदु को हमने मिला दिया तो ये हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व आ जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है ऐसे करके होती है और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ये सारे कॉम्बिनेशन चाहे ए का है, चाहे बी का है, चाहे सी का है, चाहे डी का है, ये हमें इक्वल सैटिस्फैक्शन देते हैं। इसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है वो इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि चाहे ए कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे बी दे दो, सब में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर इन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो कंज्यूमर की मनी इनकम है दैट इज गिवन, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता और कंज्यूमर अपनी इनकम को जो गुड्स है उसके ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है। जैसे एक्स एंड वाई दो कॉम्बिनेशन है या एप्पल एंड ऑरेंज है जिसको हम एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो होता है दोनों गुड्स का दिया हुआ है, वेल डिफाइंड है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो इसको हम मोनोटेनिक प्रेफरेंस भी कहते हैं कि वो लेस की जगह पे ज्यादा को प्रेफर करता है और कंज्यूमर जो है रैशनल है और वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसी तरह हम देखते हैं कि इंडिफरेंस मैप जो है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं हार दी इंडिफरेंस कर्व, हार दी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने ली है गुड एक्स और यहाँ पे हमने ली है गुड वाई। तो यहाँ पे जो है देखो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पहले मैं ये आपको चीज बता दूं। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये टेबल पे हमने किया कि अगर हमने एक चीज ज्यादा लेनी है तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा। जैसे हमने एक एप्पल लिया तो पहले हमने 3 ऑरेंज छोड़े, फिर एक और एप्पल लिया तो 2 ऑरेंज छोड़े, कि एक चीज का ज्यादा लेते हैं तो दूसरे को हमें कम करना पड़ता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब हम एक्स को जो है वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंडिफरेंस मैप जो है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व, हार द इंडिफरेंस कर्व, हार द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वाई गुड जो है तीनों इंडिफरेंस कर्व पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्स की मात्रा इंडिफरेंस कर्व एक्स पे इतनी है, सेकंड पे इतनी है, थर्ड पे इतनी है। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इंडिफरेंस का 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो एक्स की मात्रा बढ़ रही है। तो इट मीन्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि अगर हमने एक चीज को ज्यादा लेना है तो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब हम दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं तो इट मीन्स कि हमें वहां पे पहले वाले से ज्यादा चीजें मिल रही है। तो इंडिफरेंस मैप इज ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्लेस्ड टुगेदर इन ए डायग्राम एंड इंडिफरेंस कर्व कॉरस्पॉन्ड टू हाई लेवल ऑफ इनकम एंड रिप्रेजेंट्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ इनकम है जिसकी वजह से हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चले जाते हैं, जैसे IC1 से IC2 पे जाते हैं तो ये उससे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, IC2 से IC3 की तरफ जाते हैं तो मोर जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसी तरह IC4 पे जाते हैं तो एज कंपेयर टू IC3, IC2, IC1 इट विल गिव मोर satisfaction. The higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Now we will understand what are the features or we could say what are the properties of the indifference curve. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसकी जो ढलान होती है, स्लोप होती है, वो नेगेटिव होती है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, इसकी नेगेटिव स्लोप होती है। इसका मतलब होता है कि अगर हमने एक चीज का ज्यादा लेना है तो दूसरा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। अगर हमने एप्पल्स को ज्यादा लेना है तो ऑरेंजेस को हमें ऑरेंजेस का कम करना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हैं तो डेफिनेटली अगर हमने एक का ज्यादा लिया है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है सेम होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जैसे ये एक सेम यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व है तो इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसकी वजह से कंज्यूमर जो होता है उनमें इंडिफरेंट रहता है और इसकी जो स्लोप होती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक को ज्यादा लेना है तो दूसरे को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पहले हम एक कॉम्बिनेशन में थे, यहाँ पे 5 यूनिट हम ऑरेंज के ले रहे थे और 3 यूनिट हम
सॉरी 2 यूनिट हम एप्पल के ले रहे थे। जब हमने एक और एप्पल लेना चाहा तो हमने 2 जो थे ऑरेंजेस सैक्रिफाइस कर दिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक का ज़्यादा लेना है तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इसका जो कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और यहाँ पे चाहे ए कॉम्बिनेशन ले लो चाहे बी कॉम्बिनेशन ले लो, कंज्यूमर जो होता है उसमें इंडिफरेंट होता है। तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो स्लोप्स डाउनवर्ड है फ्रॉम दी लेफ्ट टू दी राइट। उसी तरह हम देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है, लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है कि देखो अगर हमने जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली क्या है कि जैसे हमने एप्पल का ज्यादा लेना है तो हमें ऑरेंज को जो है उसको मात्रा जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो अब हमने 1 यूनिट एप्पल लेने के लिए हमने 2 ऑरेंज जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिए। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लॉ है इंडिफरेंस कर्व जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर हमने बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे हम जो है एप्पल की मात्रा को ज्यादा लेते जाएंगे तो पहले से ऑरेंज को हम कम सेक्रीफाइस करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व जो है उसका जो शेप है दैट इज द कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड टू डिक्लाइन जब हम ऊपर से, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी स्लोप जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये जो स्लोप होती है ये पहले से कम होनी, इसका मतलब होता है कि पहले से हम कम यूनिट जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। The slope of indifference curve is also called the marginal rate of substitution. इसका मतलब होता है कि जो जैसे हमने एप्पल की जगह पे ऑरेंज की जगह पे एप्पल को सब्स्टिट्यूट करना है तो कितने ऑरेंजेस जो है हम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, तो ये हमें रेट जो है वो बताता है। तो marginal rate of substitution refer to the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another. इसको हम ये कहते हैं कि गुड एक्स का एक यूनिट लेने के लिए वो कितने वाई के यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर गुड एक्स टेंड टू राइज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इट बीइंग सेक्रीफाइस्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वो वाई के यूनिट जो है जो बेसिकली मतलब जैसे जैसे उस वो ज्यादा यूनिट प्राप्त करता जाएगा तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो फॉल करती जाती है। गलती से राइज लिखा गया। तो वो बेसिकली क्या है कि अगर वो गुड्स वाई जो है सेक्रीफाइस करता है तो वाई की जो उसकी इंटेंसिटी है वो राइज कर जाती है, पहले से वो कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा। जैसे कि हमने इस टेबल के अंदर देखा था, देखो यहाँ पे क्या है, पहले उसने जब एक और एप्पल लिया तो उसने 3 यूनिट छोड़े सेक्रीफाइस किए। फिर उसके बाद जब उसने एक और एप्पल लिया तो उसने 2 यूनिट छोड़े। फिर उसके बाद उसने जब एक और एप्पल लिया तो वहां पे एक। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले से कम होता जाता है, क्योंकि जैसे अगर हम एप्पल्स की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे तो एप्पल के प्रति जो डिजायर है वो कम होती जाएगी, और ऑरेंजेस को अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं तो उनकी डिजायर जो है, उनको इंटेंसिटी टू डिजायर जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एच जो है कि अगर हमने बेसिकली अगर एडिशनल एक्स लिया, उसका एक यूनिट लिया तो हमने कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए, तो ये भी क्या है कम होता जाएगा। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसकी जो शेप होती है कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। उसी तरह हार द इंडिफरेंस कर्व द हार द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हम इंडिफरेंस कर्व 1 पे थे, अब हम इंडिफरेंस कर्व 2 पे चले गए हैं, फिर उसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व 3 पे चले गए हैं। जब हम ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं तो इट मीन्स के मोर इनकम है और हम ज्यादा जो है एक्स और वाई की मात्रा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ज्यादा हो जाता है। इवन अगर देखो वाई की मात्रा तीनों में सेम है तो एक्स की मात्रा जो है पहले से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि अगर हमने एक्स को लेना है तो वाई को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं चाहे वाई की मात्रा कांस्टेंट है बट एक्स की मात्रा पहले से इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व
पर हम एक्स और वाई की मात्रा पहले से ज़्यादा ले सकते हैं। उसी तरह दो इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या कट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। अब हम यहाँ पे देखते हैं इंडिफरेंस कर्व 1 जो है इसको ए बिंदु पे कट करता है। ए जो है IC2 पे भी है, IC1 पे भी है। इसका मतलब ए और सी बराबर है, उसका मतलब है ए और बी भी बराबर है, जबकि बी और सी बराबर नहीं है क्योंकि सी हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गुड एक्स और वाई है वो ज्यादा मात्रा में है, तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और उसी तरह इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते। अगर मान लो ये वाई एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्स की मात्रा 0 है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करता है तो इट मीन्स कि वाई की मात्रा 0 है। तो इट मीन्स कि ये कभी भी जो है, क्योंकि यहाँ पे हम दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। इसी तरह हम देखते हैं कंज्यूमर्स बजट लाइन। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले बजट लाइन या प्राइस लाइन, इसी तरह बजट सेट को भी देखते हैं। देखो जो प्राइस लाइन है जिसको हम बजट लाइन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी इनकम जो होती है गिवन होती है और प्राइसेस ऑफ टू गुड्स भी हमें दी होती है, एक्स और वाई की क्या प्राइस है, क्या हमारी इनकम है जो हमने एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन पे खर्च करनी है। तो प्राइस लाइन या बजट लाइन जो है वो सारे दो कमोडिटीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताती है जो हम गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ परचेज कर सकते हैं। So according to Hibden, the budget line is that line which shows all the different combination of two commodities that the consumer can purchase given his money income and the price of two commodities. तो ये हमारी जो इनकम है और जो प्राइसेस हमें दी हुई हैं उसके अंदर हमें बताती है कि गिवन इनकम के साथ हम क्या क्या कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज के परचेज कर सकते हैं। तो बजट सेट जो है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स हमें बताता है कि ये प्राइस दिया है, ये इनकम है, तो ये कॉम्बिनेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बजट की जो इक्वेशन है P1 x1 प्लस P2 x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू y। बजट सेट जो है वो बजट कंस्ट्रेन भी है, ये बताती है कि ये लिमिट है, हमारी इनकम लिमिटेड है और इस गिवन इनकम के अंदर ये कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो इनकम है वो है 60 रुपीज। हमारे पास जो गिवन इनकम है वो है 60 और उसी तरह गुड x1 और गुड x2 दो कमोडिटीज हैं, x1 है और x2 है। इसकी प्राइस जो है ₹2 पर यूनिट है और इसकी जो है ₹1 पर यूनिट है। तो ये चार कॉम्बिनेशन जो है हम इसके ऊपर परचेज कर सकते हैं। देखो अगर हमने सारे के पैसे x2 पे खर्च कर दिए तो इट मीन्स कि हमने जो है 60 यूनिट जो है उसके परचेज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 60 हो गया क्योंकि x1 के ऊपर हमने कोई पैसा स्पेंड नहीं किया, सारा का सारा पैसा हमने x2 के ऊपर ही स्पेंड कर दिया। अगर हमने दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर 10 यूनिट x2 के लिए हैं और 40 यूनिट हमने x2 के लिए हैं, इसका मतलब है 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 40, तो 60 का 60 हमने स्पेंड कर दिया। तो दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर 10 यूनिट x1 के हैं और 40 यूनिट x2 के हैं। फिर उसके अंदर हमने x1 के 20 यूनिट्स ले लिए, तो x2 के 20 यूनिट्स जो है हमने खरीदे। तो यहाँ पे अगेन जो है 2 इंटू 20 1 इंटू 20, तो ये टोटल हो जाएगा 60। फिर हमने सारा का सारा पैसा x1 पे ही खर्च कर दिया, तो x2 का कोई नहीं लिया। तो यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं कि ये चार कॉम्बिनेशन है, गिवन इनकम के अंदर हम ये चार कॉम्बिनेशन जो है खरीद सकते हैं। इसको जब हम ग्राफ के अंदर डिपिक्ट करते हैं तो इस तरह से हमारी प्राइस लाइन आ जाती है जो हमें बताती है कि प्राइस लाइन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो हम परचेज कर सकते हैं। देखो अगर ये प्राइस लाइन जो है हमारी ए बी है तो यहाँ पे ये हमें बताती है जिसके अंदर गुड x2 और गुड x1 के कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं। अगर A1 है तो उसके अंदर क्या है कि हम जो है x1 0 है, अगर B कॉम्बिनेशन है तो उसके अंदर जो है x2 0 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, इस प्राइस लाइन के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है वो हम 60 रुपीज और गिवन प्राइसेस के साथ जो है खरीद सकते हैं। Budget line is a line showing different possible combination of good X1 and good X2 which a consumer can buy with his given income and given the price of good X1 and good X2। तो बजट लाइन के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि वो सारा पैसा, अगर देखो अगर वो सारा पैसा गुड X1 के ऊपर जो है खर्च करता है
तो उसके वो 30 यूनिट्स परचेज करता है और X2 का कोई भी नहीं। और अगर वो सारा पैसा जो है X2 पे लगाता है तो उसके 60 यूनिट जो है खरीदता है, तो X1 का कुछ भी नहीं खरीदता। तो यहाँ पे जो प्राइस लाइन है उसके ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बताता है कि 60 रुपए में हम X1 और X2 की कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। ईच पॉइंट ऑन द लाइन AB इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ X1 एंड X2 व्हिच a consumer can buy with his given income and given prices। तो बजट लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, क्योंकि अगर हम इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ वन गुड इज फॉलोड बाय डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ अदर, अगर हमने एक को ज्यादा लेना है तो दूसरे को हमें कम करना पड़ता है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन जो होती है दैट इज द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो प्राइस लाइन के अंदर होते हैं ये सारे फिजिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस के साथ हम परचेज कर सकते हैं। और जो प्राइस लाइन से बाहर होते हैं ये हमारी इनकम के बाहर होते हैं, इनको हम खरीद नहीं सकते, नॉन अटेनेबल होते हैं, नॉन फिजिबल होते हैं। तो बजट लाइन जो है वो बताती है क्या चीज हम ले सकते हैं और क्या चीज हम नहीं ले सकते। तो बजट लाइन के बाहर जो चीजें हैं वो नॉन अटेनेबल है, वो हम नहीं खर्च कर सकते क्योंकि हमारी इनकम तो 60 है और गिवन प्राइसेस के अंदर वो चीजें हम नहीं ले सकते। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बजट सेट एंड द बजट लाइन। बजट सेट इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ दिस इक्वेशन P1 X1 plus P2 X2 which is less than or equal to Y। बजट लाइन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ दिस इक्वेशन P1 X1 plus P2 X2 is equal to Y, कि हमारी इनकम जो है गिवन प्राइसेस के साथ हमने X और Y के अंदर पूरी की पूरी इनकम वहां पे स्पेंड कर दी है। तो बजट सेट के अंदर वो सारे कॉम्बिनेशन X एंड Y के आ जाते हैं जो उनकी प्राइसेस दी हुई हैं, जिसके अंदर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है गिवन इनकम के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। बट बजट लाइन के अंदर वो सारे एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये प्राइसेस हैं, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है गिवन इनकम के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है या प्राइस लाइन जो है ये हमें बताती है कि किस रेट के अंदर जो है हम जो गुड एक्स जो है गुड वाई की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब होता है कि एक यूनिट एक्स का लेने के लिए हम कितने यूनिट वाई के सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो होती है कांस्टेंट होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एक्स एंड वाई, तो कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ गुड व्हेन ही बाइज लेस ऑफ गुड वाई। एक्स के वो ज्यादा तभी खरीद सकता है जब वो वाई के ऊपर कम स्पेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो पहले वो 30 और ये कम में था तो ये खरीद रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि इसका ज्यादा, इसको हम नाम दे देते हैं एन, एन से वो टी पे आता है। तो टी के अंदर क्या है कि X2 का जो है 20 है और इसका 20 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Y का वो 10 सेक्रीफाइस करता है और यहाँ पे वो इसका 5 प्राप्त करने के लिए, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाता है 10 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब है एक यूनिट प्राप्त करने के लिए वाई के वो 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है। तो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो बजट सेट के अंदर जब चेंजेस आती है तो इनको हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, शिफ्ट इन द बजट लाइन एंड द रोटेशन ऑफ द बजट लाइन, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। तो पहले हम फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब समझते हैं, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई गुड्स बट चेंज इन द इनकम। देखो प्राइसेस एक्स और वाई के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इनकम के अंदर चेंज है, तो देयर इज इंक्रीज इन द इनकम। तो बजट लाइन जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। तो स्लोप में चेंज नहीं होता, स्लोप कांस्टेंट ही रहती है। जब इनकम कांस्टेंट होती है बट प्राइस एक्स और वाई जो है सेम रेशियो में फॉल करती है तो भी बजट लाइन जो है शिफ्ट कर जाती है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारी जो प्राइस लाइन होती है ए और बी होती है, बाद में हमारी इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन गुड एक्स और वाई गुड की जो है प्राइस में चेंज नहीं आती, तो ये बिल्कुल पैरेलल जो है शिफ्ट हो जाती है। या दूसरी सिचुएशन में हम कहें कि वाई गुड और एक्स गुड की जो प्राइसेस है वो फॉल करती हैं सेम रेशो में, तो हमारी परचेज करने की पावर जो है इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाती है सी डी जो है पैरेलल होती है ए बी।
या तो इनकम में चेंजेस आती हैं या इनकम कांस्टेंट रहती है और दोनों की प्राइस सेम रेशियो में फॉल करती है। उसी तरह हम बैकवर्ड शिफ्ट के अंदर क्या करते हैं कि जब प्राइस एक्स और वाई कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होती बट इनकम पहले से कम हो जाती है तो बजट लाइन जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है। तो यहाँ पे स्लोप के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी सिचुएशन के अंदर ये भी हो सकता है कि इनकम तो सेम है बट प्राइस ऑफ गुड और वाई जो है सेम रेशियो में राइज होती है तो बजट लाइन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारी जो प्राइस लाइन होती है वो ए एंड बी होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो वो सी डी हो जाती है। अगर इनकम सेम है बट दोनों की प्राइस जो है राइज होती है सेम रेशियो में तो भी सी डी पैरेलल टू ए बी जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं रोटेशन ऑफ द प्राइस लाइन। देखो यहाँ पे होता है कि जब एक कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस आती हैं या तो ये राइटवर्ड रोटेशन होती है या ये लेफ्टवर्ड रोटेशन होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुड एक्स की अगर प्राइस कम हो जाती है तो वो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद लेता है। तो पहले ये ए बी होती है तो यहाँ पे अब ये रोटेट हो जाती है ए सी। उसी तरह अगर वाई की जो है यहाँ पे हम एक्स लेते हैं, अगर वाई की जो प्राइस है वो फॉल कर जाती है तो पहले हमारी प्राइस लाइन ए बी होती है फिर उसके बाद वो बी सी हो जाती है, रोटेट कर जाती है ये राइटवर्ड की तरफ। इसी तरह जब प्राइस ऑफ एक्स राइज करती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाती है। अब हमारी प्राइस लाइन है ए बी है लेकिन क्या होता है कि गुड एक्स की जो प्राइस है वो राइज कर जाती है, वाई में कोई चेंज नहीं आता तो हमारी प्राइस लाइन जो है रोटेट होके जो है लेफ्ट की तरफ चली जाती है ए सी। उसी तरह देखो यहाँ पे अगर y की प्राइस चेंज होती है राइज होती है और x की प्राइस में कोई चेंज नहीं होती तो हमारी जो प्राइस लाइन पहले ए बी होती है अब ये बी सी जो है रोटेट हो जाती है लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे अब हम उपभोक्ता का संतुलन जो है स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वो लेता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है, जिसको हम ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर भी कहते हैं। तो वहाँ पे अगर हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई जिसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो प्राइस लाइन की स्लोप होती है वो होती है पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। तो ये दोनों की जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ प्राइस लाइन एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है और प्राइस लाइन जो होती है दोनों एक दूसरे के प्रति टेंजेंट होते हैं। तो ये बेस्ड है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। अगर हमने जो है जैसे हमने x का यूनिट लेना है तो y का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर जैसे जैसे हम x के ज्यादा यूनिट लेंगे तो y की कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। उसी तरह हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है दैट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो संतुलन में होता है तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कन्वेक्स होती है, कनकेव नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे हम X marginal utility derived from every commodity must decline as we consume more of it। इसका मतलब है कि जैसे हम X की मात्रा को ज्यादा ले रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पहले हम Y के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं और जैसे जैसे हम X को ज्यादा लेते हैं तो Y की कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो हम डायग्रामेटिकली जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि दिस इज आवर प्राइस लाइन, ये भी प्राइस लाइन है और ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो ई बिंदु पे इसको टेंजेंट है और उसी तरह इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो जिसकी वजह से दोनों हमारी कंडीशन जो है पूरी होती है, टेंजेंट भी है और उसी के साथ ही क्या है कि हमारी जो शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की दैट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे ई बिंदु पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो ई बिंदु जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे कंज्यूमर जो है जो कमोडिटी है पी क्यू कॉम्बिनेशन जो है वो लेता है पी जिसके अंदर जो है ओपी मात्रा वाई की लेता है और ओक्यू मात्रा जो है वो एक्स की लेता है। तो जाके उसको जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसका संतुलन होता है और दोनों कंडीशन यहाँ पे जाके सेटिस्फाई होती है।